ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि इस गिरते बाजार में भी कहां पर उम्मीद की निगाहें जो है वो दिखाई दे रही हैं, उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही हैं, उस पर बातचीत करेंगे। और कहां पर और ज़्यादा डाउन साइड दिख रहा है, ब्रोकर क्या कर रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ लंबे समय बाद जुड़ रहे हैं। हर्ष, कैसी रही यात्रा आपकी? जी सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रही यात्रा। ऐसे ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। कहाँ कहाँ गए थे आप? सर मैं जैसलमेर घूमने गया था, तो वहाँ प्लानिंग हम बना रहे थे, घूम आ पाए? पहले एक बार आपका जाने का बन गया था तो मैं रुक गया था, लेकिन फिर सर बना नहीं, मैं निकल गया। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आपसे और वितांत बातचीत करेंगे इस सेगमेंट और इस कार्यक्रम के बाद, लेकिन बताइए आगाज कहाँ से कर रहे हैं? जी, पंजाब नेशनल बैंक से। और यहाँ पर जो है सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी इन्होंने, 145 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अब इनको जो Q3 के जो नतीजे हैं वो लग रहा है उम्मीद से बेहतर है। इनको लग रहा है कि जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे थे उससे अच्छे आए हैं यहाँ पर। और इसमें जो मुख्य कारण रहा है यहाँ पे वो ट्रेजरी गेंस रहा है। बेसिकली जो गवर्नमेंट यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती है, उससे जो है कमाई जो है बैंक की अच्छी होती हुई दिखी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा ज़रूर दबाव रहा है, लेकिन इनका मानना है कि जो लोन ग्रोथ है आने वाले क्वार्टर में भी बेहतर रह सकती है। यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। यहाँ पे कासा जो है इस Q3 में भी बेहतर है और Q4 में भी बेहतर स्थिति दिखा रहा है। यहाँ पे एसेट क्वालिटी जो है वो लगातार जो है वो अच्छी होती दिख रही है। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर इन्होंने यहाँ पे कही है कि जो फ्लोटिंग प्रोविजन है वो एक कंसर्न है, जो आने वाले क्वार्टर के हिसाब से आप देखें क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर 15 बेसिस पॉइंट का दबाव डालते हुए दिख सकते हैं। ये बात है पीएनबी को लेकर के। अभी फिलहाल के लिए 126 के आसपास चल रहा है। दोषी जी देखिए जरा पीएनबी को क्या उम्मीदें हैं? सीएलएसए की रिपोर्ट से सहमत हैं आप? डेफिनेटली सहमत है, क्योंकि पीएसयू बैंक से टॉप पिक रही है मेरी, और डेफिनेटली हमें पीएसयू बैंक में अच्छे खासे रिटर्न्स देखने मिलेंगे 2026 में। तो डेफिनेटली पीएनबी को भी होल्ड करना चाहिए। अराउंड 126 के आसपास अभी चल रहा है, 126 124 के आसपास अगर हमें मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। और टारगेट की बात जो बोली है 145 की, वो हमें डेफिनेटली लग रहा है कि 6 महीने में आ जाएगा। चलिए ये बात है यहाँ पर पीएनबी को लेकर के। अगली कंपनी के लिए दोबारा चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, भेल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और सीएलएसए रिपोर्ट अंडर परफॉर्म की रेटिंग 195 रुपीज़ प्रति शेयर के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो कंपनी की जो ग्रोथ है उसकी क्वालिटी जो है वो लगातार डेटोरेट हो रही है, कमज़ोर होती हुई देखने को मिल रही है। बैकलॉग यानी कि जो पुराने ऑर्डर्स हैं उसमें आप देखिए बहुत बड़ा डिप देखने को मिला है और आगे भी स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा इनको वैल्यूएशन के हिसाब से जो पी है वो महंगा दिख रहा है। यहाँ पे मुनाफा उसको बढ़ाना एक बड़ी चुनौती दिख रहा है। यहाँ पे हालांकि 2 साल में लगातार जो ऑपरेशनल है उसमें ज़रूर सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्जिन्स में जो है उम्मीद काफ़ी कम दिख रही है। यहाँ पे एक थर्मल सेगमेंट की बात करें यहाँ पर तो ऑर्डर जो है वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी जो पेन है वो आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है रिपोर्ट के मुताबिक। सीएलएसए 195, तो अभी यहाँ पर और ज़्यादा दर्द देखने को मिल सकता है। मैम सहमत हैं इस रिपोर्ट से आप? यहाँ पर एकदम से निगेटिव काफ़ी लोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, क्या वाकई में अभी ज़्यादा दर्द बाकी है बीएचईएल में? देखिए विपुल जी, 195 तो नहीं लग रहा, राइट? सो आई डिसएग्री विद इट कि अगर मुझे 3 महीने के दायरे से, वैसे वो 1 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ और थोड़ा सा अलग दिख रहा है कि हाँ 210 तक की तो पॉसिबिलिटीज है। एंड वंस इट टच द 210, 210 टच करने के बाद यहाँ पर वापस से मोमेंटम बन सकता है आपको 280 से लगभग 315 के टारगेट्स के लिए। अब उसके बाद क्या होगा वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑन करंट प्राइस 195 मुझे नहीं लगता है, अगर मुझे सिर्फ 3 महीने का एक दायरा देखना है तो उससे पहले ये अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा। एक कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पर जरूर है, जो कि एज एन इन्वेस्टर जब आप पैसा लगा रहे हो, क्योंकि जब भी ये रिपोर्ट्स आती है ये कम से कम 1 साल के नजरिए को रख के आती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज जरूर समझ लेनी है कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, ईयर ऑन ईयर ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट द वैल्यूएशन पार्ट इज एक्चुअली नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। और उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट के साथ इसके टाइप्स वगैरह बड़े हैं तो ठीक है, बट सेक्टर इज ट्रेडिंग एट 25 मल्टीपल्स एंड दिस स्टॉक इज एट 109 मल्टीपल्स, यानी लगभग बोले तो 5 से 6 गुना महंगा है ये स्टॉक आज भी। तो उस एक्सपेंसिवनेस के दायरे से ये हो सकता है 210 आ जाए और वहां पर आप डर के पीछे मत रह जाइएगा, खरीदने की कोशिश करें और कम से कम 180 रुपए का
मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख के आप इसमें एंट्री के बारे में सोचें और 270 से लगभग 315 320 के टारगेट का वेट करिएगा। तो 3 महीने के दायरे से मैं देखना चाहती हूँ। 1 ईयर का व्यू तो एक बड़ा व्यू हो गया, लेकिन 3 महीने के दायरे से 195 मुझे नहीं लगता आते हुए। ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। कह रहे हैं ट्रेन इन रेन, कह रहे हैं कि बोनस पे कब से आने लगे। चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोशिश करेंगे सर, आपकी ट्रेन द रेंज जी, आपकी बातें आगे समझने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में चलते हैं हर्ष के पास। और हर्ष बताइए, अगली कंपनी कौन सी है? जी, सुजलॉन की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी है यहाँ पर, और गिरते बाजार में भी मोतीलाल ओसवाल ने इस पर रिपोर्ट दी और 74 के टारगेट दिए हैं। करीब 56% का अपसाइड उनको दिख रहा है। इसके पीछे के उन्होंने कुछ लॉजिक्स दिए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो उन्होंने कह रहे हैं कि जो तमाम तरह के जो जोखिम थे वो ऑलरेडी कीमत के अंदर फैक्टर इन है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवरेबल दिख रहा है इनको यहाँ पे। और हाल ही के शेयर में जो दबाव देखने को मिला है, इसके पीछे की जो वजह रही, एक तो देखिए सोलर सेक्टर में जो इस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है वो, और इंस्टॉलेशन जो है वो धीमापन वहाँ पे देखने को मिला था, इस वजह से दबाव देखने को मिला है यहाँ पे। लेकिन इनका कहना है डेटा सेंटर की बात कर लीजिए, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यहाँ पे सेक्टर की बात कर लीजिए, या फिर PSU के हिसाब से भी देखें तो 2030 तक 20 से लेकर 24 गीगावाट के अतिरिक्त डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है, और इसका फायदा सीधे तौर पे कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। EPS बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे 50% यहाँ पे जो है बढ़ोतरी हो सकती है, और बेहतर एग्जीक्यूशन कंपनी जो है वो लगातार कर रही है। यहाँ पे विदेशों से जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम है कंपनी के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए, और जो जटिल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर भी कंपनी की महारत है, और उस हिसाब से भी कंपनी बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पूरा करते हुए दिख रही है। साथ में एक्सपोर्ट जो है एक नया ग्रोथ ड्राइव है जो कि 2027 से और तेजी से बढ़ता हुआ दिख सकता है। काफ़ी टाइम बाद सुजलॉन पे रिपोर्ट आई है कोई अच्छी, 74 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। काफ़ी लोगों की पोजीशंस है, काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं। इस पर जो है मैं चाहूँगा कि चूँकि काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, दोनों लोग अपनी संक्षिप्त टिप्पणियाँ अगर दोनों एक्सपर्ट से ले लें। पहले दोषी जी आप दे दीजिए, फिर मैम से भी ले लेते हैं। सुजलॉन पे अभी क्या राय रहेगी आपकी? सर, तो मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा ब्रोकर की रिपोर्ट से। डेफिनेटली हमें अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक में देखने मिल चुका है, एंड अभी लोअर लेवल बॉटम फॉर्मेशन के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस बनानी चाहिए अराउंड 45-47 के आसपास। अगर मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए। एंड टारगेट की बात करें तो हमें 1 ईयर में डेफिनेटली 74 तक के टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली भी कंपनी की बात करें तो हमें ऑलमोस्ट ROC 40 का ROC है, प्लस ROE भी 32 का है। तो डेफिनेटली, और PE हमें वैल्यूएशन 20 के PE पे अभी ये स्टॉक मिल रहा है, तो PE भी अच्छा खासा डिग्रेड हुआ है, एंड यहाँ से हमें अपसाइड दिख रही है सुजलॉन में। तो डेफिनेटली पोजीशंस बाय करनी चाहिए यहाँ पे। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट हमें 74 दिख सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 74 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये राय सुजलॉन को लेके आ रही है। मैम अंबाला मैम, आपका व्यू सुजलॉन पे? मैं एग्री करती हूँ, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कंपनी गिर क्यों रही है। क्योंकि बिजनेस मॉडल ठीक है, फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्शंस, गवर्नमेंट फोकस सब ठीक है, फिर भी गिरने का कारण शायद थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का था, और जो कि वैल्यूएशन अब गिरते गिरते अभी सेक्टर से सस्ती हो गई है। सो सीरियस इन्वेस्टर्स, ये वर्ड जरूर, इन्वेस्टर ही नहीं, सीरियस बहुत ही विजिलेंट इन्वेस्टर्स जो हैं वो सुजलॉन को एक अच्छी नजर से देख सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जो कि अच्छा रिटर्न, मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सके, लेकिन उसको थोड़ा टाइम आप दे पाए, और उसकी जो डाउन साइड है उस डाउन साइड को आप अपने बच्चे की नॉटीनेस के जैसे आप उसको देख सके, तो थोड़ा सा रीजन मुझे वही मैं बोला मैंने कि सुजलॉन के गिरने के पीछे के कारण जो बाहर से जो एक गवर्नमेंट के जो नैरेटिव्स आने चाहिए ना, और इस पर्टिकुलर विंड एनर्जी को लेकर के, एनर्जी सेगमेंट को लेकर के, वो थोड़ा सा पेंडिंग है बस। दैट जस्ट नीड टू किक स्टार्ट। एक बार वहां से इग्निशन मिल गया तो ये चल पड़ेगा। एंड रही बात टारगेट, आई रियली अग्री विद दीस टू टारगेट्स। इन्होंने 74 बोला है, बट फ्रॉम माई ओपिनियन आप पहला एक पड़ाव अपने लिए 60 रुपए का रखें, एंड इसके बाद ट्रेलिंग कर लीजिए अगर आप फ्रेश एंट्री बना रहे हैं तो। हालांकि 60 रुपए से लेकर के 85 तक के इसमें टारगेट है, तो आराम से आई एग्री विद दिस टारगेट, ये तो अचीवेबल लगते हैं डाउन द लाइन 1 ईयर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है सुजलॉन को लेकर के। आखिरी काउंटर हर्ष बताइए जी। हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं। आखिरी काउंटर है यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, और 750 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। Q3 के जो नतीजे हैं वो उनको काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। यहाँ पे एबिटा जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है और ज़्यादा। इसके अलावा इसके जो अनुमान हैं
इसके 8% के ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ता हुआ, और इन्होंने कहा है कि और माफ़ कीजिएगा बेहतर स्थिति दिखा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका कहना है कि जिस तरीके से सिल्वर में उछाल देखने को मिल रहा है तो कंपनी को लगातार फायदा होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। जिंक की कीमतें स्टेबल है, उससे भले ही यहाँ पे स्थिति स्टेबल, लागत कम होती हुई देखने को मिल रही हो, नियंत्रण में देखने को मिल रही हो, लेकिन सिल्वर का फायदा मिल रहा है। इसलिए इन्होंने अर्निंग पर शेयर FY 27 से लेकर 26 से लेकर 28 के बीच में 3 से लेकर 10% तक बढ़ा दिए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ की, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा भी बताया इन्होंने FY 27 के हिसाब से, वो करीब 9.4x पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि महंगा दिख रहा है इनको, ऊंचे एवरेज के हिसाब से ऊंचा दिख रहा है। लेकिन इन्होंने ये भी जस्टिफाई किया इस रिपोर्ट में कि सिल्वर का जिस तरीके से कंपनी में योगदान है एबिट के अंदर, तो ये वैल्यूएशन जो है उनको बेहतर दिख रहे हैं। मैम इसमें कोई स्विंग ट्रेड बन रहा है क्या? एकदम से देखिए जरा बाउंस बैक किया है, सिल्वर ने अभी नया हाई लगाया है और हिंदुस्तान जिंक इंट्राडे हाई पर। अभी एक तो जफरीज की रिपोर्ट पे आपका कमेंट जरा, और जरा अगर आप इस पर कुछ व्यू दे सकें ट्रेड को लेकर के। देखिए, अगर आप एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो इसमें इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं तो इंट्राडे लो शुड बी द स्टॉप लॉस, और 4% लगभग 5% आपका लॉस होगा। उस मायने से अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसका एक चीज और मैं और देखना चाहती हूँ, अपर सर्किट अभी आया है 690 के आसपास, एंड लाइकली है कि ये आपको थोड़ा सा 720 तक जाते हुए दिख जाए। तो अगर आप इसको एक बार प्ले करना चाहते हैं कर सकते हैं। इंट्राडे शुड बी द स्टॉप लॉस। एंट्री है 690 के आसपास की, टारगेट है लगभग 715 एंड 725 इंट्राडे के हिसाब से, या फिर 2-3 दिन के व्यू के हिसाब से। स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्टली एंड हैव टू वाला कंडीशन में 655 का। तो हिंदुस्तान जिंक में एक पॉसिबिलिटीज है स्विंग ट्रेड के लिए। दूसरा एक और स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है 5 स्टार। 5 स्टार स्टारबस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में ये कंपनी है, 513 के आसपास चल रहा है अभी के समय पर, एंड यहाँ से लगभग 540 पहला, एंड दूसरा 585 एंड लगभग 620, ये 3 टारगेट्स के लिए हम इसको देख सकते हैं। रिस्क बहुत ही छोटा है, सिर्फ 460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये सब टारगेट्स को हम लोग चेस कर सकते हैं।